दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की एक नई क्लास को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारी 9वीं क्लास है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा है एक बार जरूर देखेंगे क्योंकि पीछे की आर्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये चाहे आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कहीं पढ़ लो, चाहे कहीं पर ऑनलाइन क्लास चले जाओ, कहीं भी इस तरह के पैटर्न पर आपको क्लासेस नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टडी 91 आपको इस तरह की क्लास दे रहा है। आप इसकी महत्ता को समझिए, इंपॉर्टेंस को जानिए, ठीक है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि डेली हर चैप्टर से जितने भी चैप्टर क्या हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं कि आरओ परीक्षा में देखिए प्राचीन इतिहास से भी सवाल आता है, मध्यकालीन से भी सवाल आता है, मॉडर्न से भी सवाल आता है, एग्रीकल्चर के सवाल आते हैं, पर्यावरण के सवाल आते हैं। ऐसे पूरे मैंने 15 टॉपिक दोस्तों सिलेक्ट किए हैं। इन 15 टॉपिक से अक्सर करके सवाल आते रहते हैं। तो डेली दोस्तों हम लोग हर टॉपिक के सवाल देखते हैं। डेली हर टॉपिक कहने का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है, डेली हर सब्जेक्ट के सवाल देखते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में किस लेवल के सवाल आते हैं। इसलिए सीरीज जब मैंने शुरू किया ना, तो यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल करा रहा हूं मैं। प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं, यानी प्री परीक्षा मेंस परीक्षा दोनों में पूछे गए सवालों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसका सोल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। तो 2021 के पेपर की बात करेंगे, 2017 के पेपर की बात करेंगे और साथ ही साथ 2016 में जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत शानदार सा सेशन है। पीछे आप सीक्वेंस में देखते आएंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये 2 विशेष किताबें लॉन्च की गई, तीसरी किताब भी आने वाली है, ठीक है। ये 2 किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये किताब नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तैयारी से चूक जाएंगे। तो जल्दी से किताब ले सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे अपने प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं, इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च किए गए हैं और परीक्षा के लिए भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों प्राचीन इतिहास से मैंने सेलेक्ट किया है। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। लिख रहा है स्वर्ण सिक्ता नदी या पलाशनी नदी या गंगा नदी या फिर ऋजुपालिका नदी। तो याद रखेगा महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान मिला था ये ऋजुपालिका नदी के तट पर मिले था। इसी तरह से दोस्तों हो सकता है परीक्षा में गौतम बुद्ध के बारे में पूछ दे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में पूछ दे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तब आप क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों फाल्गु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? फाल्गु नदी। अब जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो कहीं कहीं पे फाल्गु मिलेगा और कहीं कहीं पे दोस्तों निरंजना मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? निरंजना नदी। ये दोनों अलग अलग नहीं दोस्तों, दोनों एक ही नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमने तो फाल्गु पढ़ा, किसी ने कहा हमने निरंजना पढ़ा। अरे भैया अलग अलग नाम नहीं है, ठीक है, एक ही नाम है, एक ही नदी के ये 2 नाम है, फाल्गु निरंजना एक ही बात है, ठीक है। इसको याद रखेगा। यहां अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी को दोस्तों 24वां तीर्थंकर माना जाता है। महावीर स्वामी जी को 24वां तीर्थंकर माना जाता है। याद रखेगा कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव जी को। किसे माना जाता है? ऋषभ देव। ऋषभ देव का एक और नाम है दोस्तों आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ नाम है, तो इनका नाम भी याद रखेगा। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहां पर दोस्तों? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जिस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुंबिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुंबिनी में, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? याद रखिए लुंबिनी में, ठीक है, लुंबिनी में हुआ था। उसी तरह से महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायी को कहा जाता है निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कनेक्ट करते हैं आपके चैप्टर से, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सारी बातें दोस्तों आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा चैप्टर दोस्तों वो है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। यहां से जो सवाल मिल रहा दोस्तों ये मिल रहा है प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। सवाल क्या था कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, ठीक है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त दोस्तों अंतिम सूबेदार कौन था? लिख रहा मुर्शीद कुली खां था, सरफराज खां था या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां था या फिर अलीवर्दी खां था। आपको नाम बताना, बंगाल के उस नवाब का नाम बताना है जिसका अपॉइंटमेंट मुगल बादशाह के द्वारा किया गया, तो वो कौन था? 4 नाम आपके सामने, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक और भी सवाल आपको मिल रहा है उसी संबंधित की इजारेदारी प्रथा, भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले आप अपने सवाल का जवाब बता दीजिए। ये अंतिम सूबेदार की बात कर रहा है, तो अंतिम
सूबेदार कौन था दोस्तों? सबसे लास्ट में मुर्शीद कुली खां को अपॉइंट किया गया था। आइए यहां पर बात करते हैं, लिख रहा है इजारेदारी प्रथा। देखिए अगर इजारेदारी प्रथा की बात करेंगे और अंग्रेजों की बात करेंगे तो सबसे पहले किस अंग्रेज ने दोस्तों इस व्यवस्था को शुरू किया था? तो याद रखेगा वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछ दे कि बताइए किस नवाब ने, ठीक है, किस नवाब ने, वो भी किस बंगाल के किस नवाब ने दोस्तों इस इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया है, तब क्या बताएंगे? वो यही था जो अंतिम था। इसका नाम है मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां इसका नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों गिरिया का युद्ध। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं गिरिया का युद्ध दोस्तों 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों सरफराज खां और वर्सेज अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में दोस्तों लड़ा गया था गिरिया का युद्ध। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है। एक है दोस्तों मल जस्मानी व्यवस्था। मल नहीं दोस्तों, यहां माल होना चाहिए। माल जस्मानी व्यवस्था ये दोस्तों किसने शुरू किया था? तो माल जस्मानी व्यवस्था दोस्तों यह मुर्शीद कुली खां के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया। मुझे लगता है दोस्तों बहुत सारे बच्चे नाम ही नहीं जानते होंगे कि मां ये कौन सी प्रणाली है। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मुगल काल में एक व्यवस्था चलती थी जागीरदारी। ठीक है, मुगल काल में एक व्यवस्था चलती थी जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था। तो यहां पर क्या होता है कि जब मुर्शीद कुली खां के समय में आजादी मिली तो मुर्शीद कुली खां ने इसी जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके क्या स्टार्ट कर दिया? उसके स्थान पर इस माल जस्मानी व्यवस्था को शुरू किया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब एक तरह की व्यवस्थाएं हैं, भूराजस्व व्यवस्थाएं, याद रखेंगे। लिख रहा है कुली खां मतलब मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? तो इसके बाद गद्दी पर बैठा था सरफराज खां। कौन बैठा था? सरफराज खां बैठा था। देखिए सारी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं ना, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों आप कोई बैच ज्वाइन कर देखिए। इंडिविजुअल बैच मैंने बनाया है, एक बार ज्वाइन करके देखो, फिर आपको लगेगा कि कमाल की क्लास है। मेरा अपना मानना होता है कि आप ना बार बार किसी एग्जाम की तैयारी मत करो, आप एक बार विषय को मजबूती से पढ़ लो, ताकि भारत का कोई भी एग्जाम हो छूटना नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप चलेंगे तब जाके सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई मजा नहीं है। ठीक है, जब भी पढ़ो तो विस्तार से पढ़ो। ठीक है, आगे आ जाओ। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल दे रहा दोस्तों। क्या लिख रहा है? लिख रहा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये इतना डिफिकल्ट सवाल था क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर भारत का इस सवाल को हल नहीं कर पाता जब ये पूछा गया। क्यों नहीं हल कर पाता? मैं स्वयं भी नहीं कर पाता, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं हल कर पाता क्योंकि ये तो सबको पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां मामला जून का फंस गया। ठीक है, ये जो जून लिख रहा है, जून नहीं था दोस्तों, उस समय जुलाई था। अब इतना कौन याद रखेगा बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की तिथि कोई याद रखेगा? भाई मैं तो नहीं रख पाऊंगा, मुझे बहुत सारी तिथि पता है, लेकिन अब इतना जाके अगर डिटेल में पूछेगा सवाल तो मुझे नहीं लगता कि मैं तिथि बता पाता। सच में मैं नहीं बता पाता। ठीक है, बाकी अब एग्जाम वाली बात है तो भाई ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो इसी वजह से दोस्तों पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी पहला वाला उत्तर तो गलत दिया। और आपसे पूछा था कि कौन सा सत्य कथन है, यही आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इस सवाल को जानने के बाद अब तो याद हो गया। देखिए इसको पढ़ने के बाद याद हो गया, लेकिन अगर पहली बार मुझे सवाल एग्जाम में मिलता तो मैं इतना मुझे डेट क्लियर नहीं रहता। ठीक है, 1800 तो याद है लेकिन उसके आगे नहीं। लिख रहा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की दोस्तों किसने किया था? इसकी स्थापना तो तत्कालीन गवर्नर थे दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। यहां भी बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। ठीक है, लोग वारेन हेस्टिंग करते हैं। लिख रहा फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे या प्रथम प्रशासक कौन थे दोस्तों? तो यहां पर याद रखेंगे चार्ल्स अय्यर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स अय्यर को दोस्तों इसका प्रथम प्रेसिडेंट है कहा क्या जाता है, ये भी याद रखेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना। ठीक है, अधिकारियों को भारतीय भाषा का ज्ञान। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, भारतीय भाषा का ज्ञान। क्योंकि देखिए भारत पर शासन करना है दोस्तों तो भारतीय भाषा का ज्ञान तो अधिकारियों को होना चाहिए। ठीक है, अगर भारतीय भाषा का ज्ञान उन्हें नहीं है तो कैसे भारत पे बेहतर शासन हो पाएगा अंग्रेजों का। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पे किया गया?
कलकत्ता में किया गया। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों किस सब्जेक्ट से, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। लिख रहा प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में मीठा और खारा दो बातें जरूर याद रखेगा। तो मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, याद रखेगा ये जो वूलर झील है दोस्तों, ये वूलर झील कहां पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। ये सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, मीठे पानी की झील है। ठीक है, बाकी दोस्तों और दे रहा है, लिख रहा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है, तो राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जिससे नमक बनता दोस्तों, ये राजस्थान में है। ये सबसे बड़ी दोस्तों खारे पानी की झील है। क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है। और ये कहां पर दोस्तों, याद रखेगा ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे लिख रहा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों कौन सी है, तटीय झील। तटीय झील के साथ साथ दोस्तों इसे लैगून झील भी कहते हैं। ठीक है, ये झील है दोस्तों चिल्का झील। कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील। कहां पड़ती है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा जो दोस्तों, ये सबसे बड़ी तटवर्ती झील या लैगून झील कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित झील, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन दिया था दोस्तों, जैसे कोलेरू झील। ठीक है, ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में ही। आंध्र प्रदेश में कई सारे झील हैं, जैसे कोलेरू हो गया, जैसे पुलिकट झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, जैसे हुसैन सागर झील हो गया। ठीक है, हुसैन सागर झील हो गया। ये सब याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के सवाल दोस्तों परीक्षा में आते रहते हैं और ये चीजें आप याद रखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये सवाल है। कई सारे बच्चे कह रहे थे सर साइड हो जाए करिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। भाई साइड होता तो हूं, ठीक है, ज्यादा साइड हो जाऊंगा तब भी समस्या है। ठीक है, थोड़े समय के लिए मैं होता हूं ना, उसी में आप जो है देख लिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल आ रहा दोस्तों मेंस एग्जाम 2021 का, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। लिख रहा अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना। अलास्का के संदर्भ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रहा यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही। ठीक है, और लिख रहा है इसे 1867 में रूसियों से अमेरिकियों ने खरीदा था, यह भी सही दोस्तों। तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डेट याद था, ये तो काफी पॉपुलर डेट है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब रूस वाले बेचारे पछताते हैं कि किस जमाने में हमने अमेरिका को बेच दिया, इतना बड़ा भूखंड था। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा अलास्का क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए जैसा कि वहां तेल लिखा है, तो तेल में किसके लिए दोस्तों, याद रखेगा अलास्का में पेट्रोलियम बहुतायत मात्रा में। अलास्का में दोस्तों प्राकृतिक गैस भी बहुतायत मात्रा में। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी बहुतायत मात्रा में, जिस कारण दोस्तों अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था। इसके अलावा दोस्तों अलास्का वाले बेल्ट में सोने और हीरे की खादानें भी हैं। क्या दोस्तों, सोने और हीरे की खादानें भी हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए अलास्का फेमस है। लिख रहा अलास्का को किस देश ने खरीद लिया, तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, यूएसए ने खरीदा, यूएसए ने खरीदा। किससे खरीदा, तो रशिया से खरीदा। देखिए अलास्का प्रायद्वीप में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहां एक स्पेशल जनजाति पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है अल्यूट्स। क्या नाम है दोस्तों, अल्यूट्स नाम है। क्या नाम है, अल्यूट्स नाम है, याद रखेंगे। अलास्का और रशिया के बीच में दोस्तों एक जल संधि पाई जाती है, उस जल संधि का नाम है दोस्तों बेरिंग जल संधि। कौन सी है दोस्तों, बेरिंग जल संधि। आप ये सारे तथ्य भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखेंगे। फिलहाल तो आपका जो उत्तर है ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण का सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या दे रहा दोस्तों, मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। साक्षरता दर न्यूनतम कहां के दोस्तों, तो याद रखेगा दादाजी कम पढ़े लिखे हैं, तो दादरा एंड नगर हवेली की साक्षरता दर क्या दोस्तों, सबसे कम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आपको पता है अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली का विलय दोस्तों किसमें कर दिया गया है, प्लस याद रखेगा दमन दीव 1 हो गया। ठीक है, दमन दीव। ठीक है, ये दोस्तों इसका विलय कर दिया गया है। और ये विलय पता कब हुआ है, ये विलय हुआ दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को इसका विलय कर दिया गया। और राजधानी क्या रखा गया दोस्तों, तो दमन जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। लिख रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चलो सबसे कम साक्षरता तो इसकी हो गया, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां का है दोस्तों? याद रखेगा लक्षद्वीप का। कहां का है दोस्तों? जी हां, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते बट जानिए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साक्षरता दर दोस्तों 91.8%। ठीक है, इसको याद रखेगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बिहार है। ठीक है, बिहार। कितनी साक्षरता है? तो 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इस राज्य के मामले में दोस्तों केरल है। याद रखेंगे लगभग 94%। ठीक है, भारत की साक्षरता दर दोस्तों कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है दोस्तों 73%। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग 73 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पूछ दिया तब क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ठीक है, ये सारे आंकड़े भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, इसको जरूर से याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे क्या सवाल आया था पढ़िए। लिख रहा मेंस 2021 का सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? तो याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक प्रधान भले प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? याद रखिएगा राष्ट्रपति में। ठीक है, सवाल क्या लिख रहा है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? अगर ये वास्तविक लिखेगा तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। अगर वास्तविक नहीं लिखेगा तब जवाब क्या होगा? तब जवाब होगा राष्ट्रपति। इसको याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो याद रखेगा राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है, लेकिन कब? जब मंत्रिपरिषद अनुशंसा करेगी तब। ठीक है, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद ने अनुशंसा कर दिया, इसका मतलब अब लोकसभा में बहुमत वाली स्थिति नहीं बनी है, या फिर जो बहुमत का नेता है बहुमत दल का, वो अब दोस्तों उसके पास पर्याप्त मत नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो याद रखेगा यहां जो पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है दोस्तों अनुच्छेद 123। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 123। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? मान लीजिए जब संसद सत्र में न चल रहा हो, अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह तत्काल देश के लिए कानून लागू कर सकता है, बना सकता है, तो एक अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से यह पावर, अध्यादेश जारी करने की पावर राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल किसके तहत दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213। यहां पर 123 था, यहां पर बीच में से 2 को उठा के पहले रख दीजिए, 213 हो जाएगा। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों भौतिक और रसायन से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। लिख रहा है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सरसों में तेल की मात्रा, बड़ा जबरदस्त सवाल दे दिया भाई। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में दोस्तों कौन सा तत्व दोस्तों उपयोगी है, यह पूछा है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, सल्फर याद रखेगा। ठीक है, सल्फर दोस्तों बहुत तेज अभिक्रिया करता है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सरसों क्या करता है? सरसों में तेल की मात्रा अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? सल्फर। कुछ अच्छा सवाल और देखते हैं। लिख रहा है शरीर में जो अस्थियां पाई जाती है, जो दांत पाए जाते हैं, उनके निर्माण में क्या आवश्यक होते हैं? तो आप बच्चा जानता है कि सर इसमें कैल्शियम होगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि सर कैल्शियम को छोड़ करके और कुछ बताइए, तो और बच्चे यहां कंफ्यूज जाएंगे। याद रखेगा यहां पर फास्फोरस भी होता है। ठीक है, फास्फोरस भी होता है, तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस को जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हृदय की धड़कन तथा नाड़ी के कार्यों को कौन संचालित करता है? तो यहां पर एक स्पेशल तत्व दोस्तों पोटेशियम, यह बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, पोटेशियम। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता था? ठीक है, पोटेशियम। जी हां दोस्तों, पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ियों की गति मेंटेन करने के लिए दोस्तों पोटेशियम बड़ा आवश्यक होता है। ठीक है, एक सवाल दे रहा किडनी में पथरी, ये जो पथरी होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है दोस्तों? यह होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि किडनी में पथरी बनने से रोकता है, कौन पथरी बनने से रोकता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम रोकने का काम करता है। कौन रोकता है? मैग्नीशियम जो होता है यह किडनी में पथरी बनने से रोकने का काम करता है। इसीलिए शरीर के लिए अल्प पोषक तत्वों में इन सारे चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम हम पढ़ते हैं ना, अल्प मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। तो क्या जरूरत होता है ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे
सवाल बायोलॉजी में होना चाहिए, बट यहां पे है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, मेंस 2021 का सवाल है, लिख रहा है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से कौन से गैस का यूज करते हैं? पॉलीथीन बनाने में, जी हां दोस्तों, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनाने में दोस्तों याद रखेगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, आप जानते हैं। नाइट्रोजन सौरमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, ये एक दमघोटू गैस है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेगा सबसे ज्यादा पाई जाती नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है दोस्तों? तो 78% याद रखेंगे, सबसे ज्यादा। लिख रहा मोटर वाहन से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन सी है? तो याद रखेगा इसे दमघोटू गैस कहते हैं। दमघोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों निकलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा पृथ्वी के तापमान बढ़ने का कारण क्या दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी की वजह से दोस्तों वैश्विक तापन बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों? वैश्विक तापन। ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैसों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये आपके समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों विशेष किताबें बनाई गई। मैं कहने को कह सकता था कि आप अपनी हिंदी की किताब खरीद लो, लेकिन जब आपके समीक्षा अधिकारी की किताब में स्पेशल चैप्टर आते हैं तो उससे बेहतर है कि आप इस किताब को परचेज कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जीएस के लिए भी बुक है। तो दोनों किताबें दोस्तों शानदार सेलिंग चल रही है इस समय। आप पीछे रह जाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम बेहतर किताब तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी किताब नहीं है तो तैयारी होगी कैसे? पता नहीं कैसे आप सोच पा रहे हैं। आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या, तो डायरेक्ट अपने मोबाइल में नंबर सेव कर लीजिए 6350099191, और हमसे आप व्हाट्सएप पे केवल बता दीजिए कि आपको चाहिए क्या। समस्या हो रही तो हम वही समाधान दे देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी हेल्पलाइन नंबर है, किताबें और भी कई सारी हैं, आप हमारे एप्लीकेशन है वेबसाइट पे आकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है अर्थशास्त्र विषय दोस्तों, इसमें सवाल आ रहा है। लिख रहा भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है गवर्नमेंट को किससे मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से मिलता है या सेकेंडरी से मिलता है? तो याद रखेगा दोस्तों सेवा क्षेत्र से। देखिए कृषि वाला क्षेत्र तो वैसे भी एग्जेम्प्ट रखा गया सरकार की तरफ से, इस पर किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात मत करिए, व्यापार की बात मत करिए। यहां पे जो सही उत्तर है दोस्तों सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक सवाल आता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको हम लोग बोलते हैं सीएसओ। क्या बोलते हैं? सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? याद रखेगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है? एक है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। एक सवाल आता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी इकाइयां आती हैं, ये बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों जैसे आता है कृषि हो गया, जैसे दोस्तों पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, जैसे दोस्तों मत्स्य पालन वगैरह हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जैसे कुक्कुट पालन हो गया। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं दोस्तों, जैसे वन या खनन वगैरह भी हो गया, वन या खनन हो गया, तो ये सारी चीजें दोस्तों कहां आती हैं? ये आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसे ही सवाल आता है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कौन सी इकाइयां आती हैं? तो क्या बताएंगे? इसमें कई सारे आते हैं। जितने भी तरह के उद्योग होते हैं वो सब इसमें आते हैं। जितने भी तरह के पंजीकृत उद्यम होते हैं, पंजीकृत उद्यम वगैरह होते हैं, वो सब दोस्तों इसी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जितने भी जल आपूर्ति से संबंधित कार्य होते हैं, जल आपूर्ति या इस तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, जल आपूर्ति आ गया आपके सामने, या फिर बिजली उत्पादन वगैरह हो गया, बिजली उत्पादन हो गया। ठीक है, बिजली उत्पादन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक है दोस्तों तृतीय क्षेत्र। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। तो ये जो तृतीय क्षेत्र दोस्तों ये सेवा क्षेत्र होता है। जितने भी सर्विस इंडस्ट्री हैं जो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनसे गवर्नमेंट को दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर सेवा क्षेत्र याद रखेगा, सीधे सीधे तृतीय क्षेत्र याद रखेगा। इसमें व्यापार, संगठन, मतलब तमाम चीजें आती हैं जो भी किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो सब यहां पे आ जाएंगे। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित सवाल दे रहा है। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। कैसे मापेंगे कि नदी का पानी प्रदूषित हो गया, ये कैसे पता चलेगा? लिख रहा है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा को देख करके नहीं, ये जवाब गलत है। क्लोरीन से क्या किया जाता है दोस्तों? यहां जल को साफ करने के लिए दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहां इससे कोई मतलब नहीं। ओजोन की मात्रा तो जल में
में कोई भी ओजोन की मात्रा नहीं थी। ओजोन को क्या कहते हैं दोस्तों? O3 कहते हैं। जहां ऑक्सीजन के 3 अणु हो जाते हैं वहीं पे ओजोन होता है। नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती दोस्तों, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जल में घुली ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसी से दोस्तों पता चलता है, ठीक है। और याद रखेगा ये जो घुलित ऑक्सीजन दोस्तों इसको DO कहते हैं। क्या कहते हैं? DO कहते हैं, भी याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैसे तो पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां उससे कोई मतलब नहीं। वायुयान के टायरों में दोस्तों कौन सा गैस भरा जाता है? तो याद रखेगा, हमने पढ़ा है आपको, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। CFC के निर्माण में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको पढ़ते हैं। तो क्लोरो माने क्या हो गया दोस्तों? क्लोरीन हो गया, यहां पर क्लोरीन हो गया। फ्लोरो माने क्या हो गया दोस्तों? फ्लोरीन हो गया। और सी माने क्या हो जाता है? कार्बन। तो यहां पर 3 है दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है। इन तीनों को प्रयोग करके ये CFC बनाते हैं, ठीक है। ओजोन परत को किसमें मापा जाता है दोस्तों? तो इसको डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर हमें तो ये पता नहीं चला कि इस सवाल में पूछा क्या था। आइए मैं बताता हूं दोस्तों। जल में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही उन जीवों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर जल प्रदूषित होगा तो उसमें जीव रह नहीं पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर कभी सवाल ये पूछ देता तो याद रखे दोस्तों 4। अच्छा ये याद रखिए। अब ऑक्सीजन मापेंगे कैसे, एक समस्या तो ये भी आ गई, ठीक है। पानी के अंदर कैसे मापा जाए दोस्तों? तो ये जो भी आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं mg पर लीटर दे रहा हूं। तो 4 mg दोस्तों प्रति लीटर दोस्तों ये ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में होनी चाहिए उसकी शुद्धता के लिए मिनिमम में होना चाहिए, ठीक है। 4 mg प्रति लीटर दोस्तों ये मिनिमम होना चाहिए, तब जाके वो पानी क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा, साफ माना जाएगा, या वहां पे जो जीव है वो जीवित रह पाएंगे। अगर इससे ज्यादा खराब पोजीशन हुआ तो जीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बाकी ये चारों ऑप्शन में कुछ कुछ बातें थी, जैसे नाइट्रोजन रखा है, क्लोरीन रखा, तो उन्हीं को लेकर के आधार बना करके ये सवाल यहां पे रख दिए गए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है प्री 2021 में पूछा गया सवाल है और एग्रीकल्चर से सवाल आ रहा है। लिख रहा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, उसे कहते हैं गॉसमर रेशम। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है गॉसमर रेशम, ठीक है। एक सवाल और दे रहा है, कह रहा जीन्स एंथ्रिया नाम का एक कीट स्पेशल होता है, उसके द्वारा जो रेशम पैदा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं टसर रेशम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पेशली एक कीट द्वारा होता है जिसका नाम है जीन्स एंथ्रिया। इसी तरह से लिख रहा है एंथ्रिया आस्मेंसिस नामक जो कीट होता है, इससे कौन सा रेशम पैदा होता है? तो इससे दोस्तों मूंगा रेशम पैदा होता है। क्या होता है दोस्तों? इससे देखिए रेशम के कई सारे वैरायटी हैं, ठीक है, और सभी रेशम दोस्तों किसी न किसी कीट से मिलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। वन्य रेशम दोस्तों क्या कहलाता है? वन्य रेशम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें कई सारे होते हैं, जैसे इसमें टसर भी आ जाता है, इसमें मूंगा भी आ जाता है, इसमें एरी भी आ जाता है, ये सब होते हैं, ठीक है। एक आखिरी ऑप्शन दे रहा दोस्तों अहिंसा रेशम, ठीक है। अहिंसा रेशम दोस्तों इसको शाकाहारी भी कहा जाता है, ठीक है, शाकाहारी रेशम, ठीक है, क्योंकि अन्य जो तरीके होते हैं इसमें कीड़ों को मार करके रेशम पैदा किया जाता है, ठीक है। जबकि अहिंसा रेशम में याद रखेगा शहतूत की पत्तियों पर शहतूत की पत्तियों पर दोस्तों क्या पाला जाता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है, पाला जाता है पत्तियों पर, ठीक है, पाला जाता है, और इससे दोस्तों रेशम पैदा किया जाता है। ये जैन धर्म मतावलंबी के लोगों के द्वारा दोस्तों इसका प्रचार प्रसार किया गया था, तब दोस्तों ये चलने लगा अहिंसा रेशम, इसलिए कहा जाता है यहां कीटों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको जीवित रख के उनसे रेशम निकाला जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है, इसीलिए इसको अहिंसा रेशम कहा गया, ठीक है। जो आपका कैंसिल एग्जाम हुआ था 2016 में, उससे संबंधित सवाल है दोस्तों, ये साइंस एंड टेक का सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये बताइए। ट्रांजिस्टर का, ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल दोस्तों विभिन्न प्रकार के किसमें होते हैं दोस्तों? चिप्स में होते हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के चिप्स होते हैं दोस्तों उसमें होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स होती है, इसे कंप्यूटर की बात कर दें, लैपटॉप की बात कर दें, तो उसमें भी आईसी होता ना, ठीक है, आईसी, ठीक है। उसी आईसी में दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? लिख रहा आर्सेनिक होता है? नहीं, ये जर्मेनियम होता है दोस्तों, याद रखेगा। ये रेडियम और ऑस्मियम से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आगे देखो, लिख रहा है मुख्य अर्धचालक जिनका उपयोग डायोड या ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है, उस अर्धचालक का नाम बताइए। परीक्षा में कभी कभी अर्धचालक लिखता है या कभी कभी दोस्तों सेमीकंडक्टर लिख देता है, तो घबराइएगा मत, चाहे लिखे दोस्तों सेमीकंडक्टर, चाहे लिखे अर्धचालक, एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। अब देखिए यहां किसका इस्तेमाल होगा दोस्तों? तो याद रखेगा यहां इस्तेमाल होता है जर्मेनियम का।
यहां इस्तेमाल होता है जर्मेनियम का। तो कभी कभी तो परीक्षा में जर्मेनियम ऑप्शन देता है और कभी कभी ये ना दे करके क्या दे देता है दोस्तों, सिलिकॉन दे देता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का भी प्रयोग होता है, ये भी याद रखेगा। लिख रहा ट्रांजिस्टर में कितने तरह के टर्मिनल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में दोस्तों कुल 3 प्रकार के टर्मिनल पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों इमीटर। इतना डिटेल में क्यों दे रहा है यहां पे, ठीक है, तो पहला होता है दोस्तों इमीटर, याद रखेगा। इसी तरह से इमीटर के बाद दूसरा नंबर आता है कलेक्टर का। किसका आता है, कलेक्टर का। और तीसरा नंबर आता है दोस्तों बेस का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर में क्या पाए जाते हैं, यहां पर उसके भाग होते हैं, ये भी याद रखिएगा, उसमें टर्मिनल होते हैं। अगर मैं आईसी चिप के विस्तार की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले डायोड बना था। ठीक है, डायोड। दूसरे नंबर पे दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाया गया। क्या बनाया गया, ट्रांजिस्टर बनाया गया। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या बनाया गया, आईसी चिप बनाया गया। ठीक है, और बाद में इसी आईसी चिप को और ज्यादा विस्तार किया गया। ठीक है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन है दोस्तों, किसे सबसे भारी धातु कहते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों ऑस्मियम को कहते हैं, जो हां ऑप्शन में दिया है ना ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम याद रखेगा, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली अब तक की सबसे भारी धातु। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा आर्सेनिक, जो ऑप्शन में दिया, आर्सेनिक क्या होता है दोस्तों, तो आर्सेनिक एक तरह का उपधातु होता है। ठीक है, उपधातु, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। ठीक है, आर्सेनिक एक प्रकार का क्या है, उपधातु है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। साइंस टेक का सवाल है, ये जो है कैंसिल एग्जाम 2016 जो हुआ था उसमें आया था। ठीक है, मेंस परीक्षा 2021 में एक सवाल आया था दोस्तों, ये आपके यूपी स्पेशल का सवाल है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सिडबी, क्या नाम देते हैं दोस्तों, सिडबी नाम देते हैं। तो ये जो सिडबी है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है, याद रखेगा, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां है दोस्तों, याद रखेगा लखनऊ है। एक सवाल और आता है दोस्तों कि इसकी स्थापना कब किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुआ है 1990 में। ठीक है, कब हुआ दोस्तों, 1990 में स्थापित किया गया है। कभी कभी दोस्तों डेट भी पूछ देता है, तो याद रखेगा 2 अप्रैल को, डेट यहां सबका पूछता है। ठीक है, तो 2 अप्रैल को 1990 में सिडबी की स्थापना किया गया। लिख रहा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो देखिए नाबार्ड और सेबी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नाबार्ड को याद रखेगा 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, जबकि सेबी की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 12 अप्रैल 1992 को, यह भी आप याद रखेंगे। भारतीय लघु उद्योग बैंक जो सिडबी है दोस्तों, सिडबी का कार्य क्या दोस्तों, सिडबी के कार्य की बात कर रहा है, तो सिडबी का कार्य दोस्तों याद रखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को वित्त प्रदान करना, उद्योग को वित्त प्रदान करना, ये दोस्तों किसका काम है, ये सिडबी का काम है। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे सेबी बताया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। सेबी का स्थापना कब हुई दोस्तों, सेबी का स्थापना 1992 में हुई है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों आपके विविध वाले चैप्टर से आ रहा है, प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। लिख रहा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक से संबंधित जो इंडेक्स जारी किया जाता है, यह इंडेक्स दोस्तों कौन प्रकाशित करता है, तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको कहते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, क्या यह जारी करता है, नहीं, यह जारी करता है दोस्तों जर्मन वॉच। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह भी नहीं जारी करता है, और विश्व बैंक आईबीआरडी भी नहीं जारी करता। ठीक है, तो जर्मन वॉच के द्वारा दोस्तों आंकड़ा जारी किया जाता है। अगला सवाल दे रहा है, जैसे यहां पे दिया ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, कह रहा दोस्तों इसकी स्थापना कब किया गया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना पहले बताइए कहां पर किया गया, तो कहां पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में किया गया। ठीक है, जेनेवा में कब किया गया, तो याद रखेंगे, हां 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1950। ठीक है सर, कैसे याद रखा जाए, 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस भी मनाया जाता है, और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, शहीद दिवस की वजह से याद है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है दोस्तों, इसकी स्थापना कहां पर हुई है, तो 5 जून 1972 को स्थापना किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों, तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में। विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया, इस विश्व बैंक को कहा जाता है आईबीआरडी। क्या कहा जाता है, आईबीआरडी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1944 ईस्वी में हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों, जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ है। कहां पर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है, वाशिंगटन
वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में दोस्तों इसका क्या हुआ है, याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। देखिए इसी तरह के शानदार सवाल आते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर आप सच में समीक्षा अधिकारी परीक्षा देना चाहते हैं और विधिवत तरीके से देना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर को जम के पढ़ लिया जाए। जैसे पढ़ रहे हैं सफिशिएंट है कि नहीं? कहीं कोई डाउट हो रहा तो बताइए। एक चीज और, देखिए एक विषय नहीं पढ़ना है, आपको पूरा जीएस वाली क्लास देखनी है, 140 नंबर ये तैयार करना है और बाकी दोस्तों हिंदी तैयार करना है। तो हिंदी की क्लास डेली चल रही शाम के टाइम, वो भी इसी के साथ देखते चलिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो शाम को हिंदी चल रही है और इतनी टाइम जीएस, ये दोनों क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताब ले लीजिए। ठीक है, यही आपसे निवेदन है, किताब ले लीजिए। बहुत कम समय में दोस्तों आपको ट्रैकिंग आईडी भी दे दिया जाता है और किताब बाई पोस्ट आपके घर भेज दी जाएगी, तो इसे ले लीजिए, इसके माध्यम से तैयारी और बेहतर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये जो किताब है कितने पेज की है? दोनों किताब 250 प्लस पेज की है। ठीक है, तो घबराइए मत, काफी मोटी किताबें, आपको लग भर रहा है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं दोस्तों, बाकायदे आपको ट्रैकिंग आईडी मिलता है, अपनी किताब को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सेशन दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन रहेगा दोस्तों आप सभी से, लग रहा हो आपको कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, देखिए आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान करना बंद कर दिया हूं। ठीक है, आपको लग रहा हो ईमानदारी से कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि लाइक करना है, कि कमेंट करना है, कि शेयर करना है, वो आप जानिए। मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभाता हूं, आप अपना निभाइए। ठीक है, बस इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।